जय हिंद आप सभी लोगों को। आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं, अगर आपने ये क्लास लास्ट तक देख ली तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, आप चाहे जितने भी कठिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है उससे पहले आप लोगों से, अगर आप लोगों को क्लास हमारी पसंद आती है तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले लाइन क्या कहती है? कहता है कि तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं, ज्वालामुखी और भूकंपीय तरंगों के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किए गए हैं। किसके किसके कारण? तापमान, दबाव, घनत्व और उल्काओं, ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किए गए हैं। ठीक है, अब समझते हैं कैसे किए गए हैं प्रयास, उनके बारे में। तो सबसे पहले आपसे कह सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके स्रोत क्या हैं, इसके संबंधी मतलब जिससे हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं उसके स्रोत क्या हैं। तो सबसे पहले आपके हो जाएंगे अप्राकृतिक स्रोत और एक आपके होते हैं प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, तो सबसे पहले अप्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आपका क्या आएगा कि घनत्व, तापमान, दबाव, क्रांतिक तापमान। देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे बोलेगा निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अप्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो वहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन प्राकृतिक स्रोत के दे देंगे, एक आपको दे देंगे अप्राकृतिक स्रोत का। तो वहाँ पर आपको इसका जवाब आसानी से दे देना है, घनत्व, तापमान, दबाव, क्रांतिक तापमान। अब समझते हैं हम लोग प्राकृतिक, जो हमारे प्रकृति के द्वारा चीज़ें होती हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, तो ज्वालामुखी, उल्कापिंड, भूकंपीय तरंगे, ये सब आप लोग याद रखना प्रकृति की देन है। तो ये सब आपके प्राकृतिक स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। 3 आप ये याद कर लीजिए, बाकी आप ये 4 ऑप्शन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब 3 प्राकृतिक स्रोत आपको याद हो जाएंगे तो आप अप्राकृतिक स्रोत के आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं संपूर्ण पृथ्वी का संगठन किस तरीके से आपका हुआ है, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तत्व आपका लौह, इसकी मात्रा जो लोहा है इसकी मात्रा आपके पृथ्वी के संगठन में 35% है। सिलिकॉन की 15.0 है, निकिल की 2.4 है, ऑक्सीजन 30.0, मैग्नीशियम 13.0, सल्फर आपका 1.9 है। ठीक है, इतना डाटा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। लोहा और ऑक्सीजन का जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। पहला ए पॉइंट कहता है कि रासायनिक आधार पर आंतरिक संरचना। ऑस्ट्रेलियाई भूगर्भ वैज्ञानिक एडवर्ड सोएस ने रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की परतों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में आपकी बांटा है। किसको? पृथ्वी की परत को। ठीक है, सबसे पहला भाग आपका जिसको हम लोग कहते हैं सियाल, क्या बोलेंगे? सियाल। यह जो है आपकी ऊपरी परत है, जिसमें क्या होता है, मुख्यतः आपके ग्रेनाइट होते हैं, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं सियाल में आपके, और जिसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम तत्व की प्रधानता होती है। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए जो ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं इसमें किसकी प्रधानता होती है, तो याद रखना सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्व की प्रधानता होती है। ऐसा आपकी टीआरई में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे कहता है कि इन तत्वों के कारण इस परत को हम लोग क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं, या सियाल कहा गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पहला पॉइंट सियाल के बारे में सारी चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं सीमा। सीमा क्या होता है? वो आपकी ऊपरी परत थी, तो आपकी ये वाली नीची परत हो जाएगी। आराम से लाइन आप समझ गए होंगे। फिर कहता है जिसमें बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती, वहाँ पर आपकी ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती थी, सीमा में आपकी कैसी बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। आपसे यही पूछ सकता है कि बेसाल्ट चट्टानें किस में पाई जाती है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा वहाँ पर सीमा। ठीक है, अब आगे कहता है इसमें किस तत्व की प्रधानता होती है, तो याद रखना इसमें आपकी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ये बहुत ही सेलेक्टेड पॉइंट हैं जो आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन उठाकर पूछा जाता है। फिर कहता है तत्व की प्रधानता होती है, इन तत्वों के कारण इस परत को हम लोग सीमा कहते हैं या सीमा कहा जाता है। आप समझ गए होंगे सीमा के बारे में। अब हम लोग देखते हैं निफे,
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निफे से आपका क्वेश्चन आना तय है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। सबसे भीतरी परत जिसकी रचना आपके निकिल फेरस जैसी भारी तत्वों से हुई है, इस कारण इसे निफे कहा गया है। अब भाई निफे इसको किस लिए कहा गया है, तो ये आपकी देखिए वो सबसे पहले निचली परत थी, फिर आपकी ऊपरी परत थी, और ये सबसे भीतरी परत है। और इसमें क्या क्या आपके होता है, निकिल और फेरस होता है। अब निकिल और फेरस है तो निकिल से आप लोग याद रखेंगे निफे, निकिल मतलब निफे, रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं बी पॉइंट, कहता है यांत्रिक आधार पर आंतरिक संरचना क्या है। आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में विभाजित किया गया है। अब देखिए ये आंतरिक संरचना की बात हो रही है किसके आधार पर, यांत्रिक के आधार पर। तो सबसे पहला आपका है भूपर्पटी, इसको हम लोग क्रस्ट भी बोलते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत आपकी भूपर्पटी कहलाती है। अभी आपको चित्र के माध्यम से क्लियर करेंगे कहाँ पर भूपर्पटी है और कहाँ पर क्या है। इसमें ऑक्सीजन आपकी 46.6% होती है, सिलिकॉन 27.72% होती है, एल्युमिनियम आपकी 8.13% होती है, तथा मैग्नीशियम जैसे खनिज तत्वों की प्रधानता होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसकी मोटाई महाद्वीपों तथा महासागरों के नीचे अलग अलग, महाद्वीपों में क्रस्ट की औसत मोटाई आपकी 34 किमी तथा महासागरों की औसत मोटाई आपकी 5 किमी होती है। तो महाद्वीपों में क्रस्ट की औसत मोटाई की बात करता है तो 34 किमी, और महासागरों में अगर बात करता है औसत मोटाई की तो वो आपकी 5 किमी। दोनों में डिफरेंस आप लोग जरूर फर्क याद रखना। फिर कहता है महाद्वीपीय क्रस्ट परपटी के ऊपरी भाग में अवसादी चट्टानें तथा निकिल भाग से ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं, जबकि महासागरीय क्रस्ट में बेसाल्ट क्रम की चट्टानें मिलती हैं। इस परत का औसत घनत्व आपका 2.7 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% है। ठीक है, आगे ये लाइन आप लोग ध्यान से समझना। इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लिथोस्फीयर कहते हैं। इसका आधा भाग फेल्ड स्पर से बना है, किससे बना, फेल्ड स्पर से। आगे पॉइंट कहता है भूकंपी तरंगों की गति में अंतर के कारण इस परत को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं सेकंड वाला, कहता है ऊपरी या भूपर्पटी क्रस्ट। इसमें क्या होता है, इस परत का औसत घनत्व आप लोग याद रखना किसके किसके बीच, 2.65 से 2.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के बीच में होता है, तथा भूकंपी प्राथमिक तरंगों की गति इनमें कितनी होती है, 6 किमी प्रति सेकंड होती है। ये जरूर याद रखना इनकी गति प्राथमिक भूकंपी तरंगों की। निचली या भूपर्पटी क्रस्ट, इस परत का घनत्व आपका याद रखना कितने, जहाँ पर ये समाप्त होता है वहीं से स्टार्ट होता है 2.7 से 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तथा भूकंपी तरंगों की गति वहाँ पर 6 थी, यहाँ पर आपकी 7 हो जाएगी। ठीक है, तो निचली और ऊपरी भूपर्पटी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कोनार्ड। कोनार्ड में क्या होता है, कोनार्ड आपका ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट के बीच में होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कोनार्ड क्या है, तो ये आपका ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में होता है। फिर कहता है मोहो। मोहो क्या होता है, ये निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मेंटल के मध्य मोहोर विक द्वारा निर्धारित की गई असंबद्धता मोहो असंबद्धता कहलाती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा नहीं गया, तो इसको आप देख लीजिए, आपके टॉपिक में दे रखा गया। आगे देखते हैं, कहता है भूपर्पटी का संगठन आपका किस तरीके से हुआ। इसमें आपका क्या हुआ है, ऑक्सीजन 46.6% है, एल्युमिनियम 8.1% है। फिर कहता है कैल्शियम कितना है, 3.5 से 1 ऊपर 3.6 याद रखना, पोटेशियम 2.5, सिलिकॉन 27.7, लोहा 5 पॉइंट और सोडियम आपका 2.8%। अब देखते हैं प्रवार या मेंटल, इसको 3 नामों से जानते हैं, तीनों नाम याद रखना। प्रवार एग्जाम में पूछ सकता है या तो मेंटल। ठीक है, आगे कहता है इसकी गहराई निचली क्रस्ट के नीचे 2900 किमी तक है। ये महत्वपूर्ण लाइन है। अगर आपसे पूछा जाए प्रवार या मेंटल की निचली क्रस्ट के नीचे कितनी गहराई होती है, तो आप लोग उसका जवाब आसानी से दे देंगे, ये आपकी 2900 किमी तक होती है। इसमें प्रधानता किसकी होती है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्व की प्रधानता होगी। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना। संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 68% भाग तथा द्रव्यमान का 83% भाग प्रवार में निहित है। यह क्या होता है, पेरिडोटाइट तथा डूनाइट क्रम के अग्नि चट्टानें मिलती हैं।
ये याद रखना, संपूर्ण पृथ्वी का आयतन कितना है यहाँ पर 68% भाग, द्रव्यमान का 83% भाग आपके प्रवाह में निहित है। फिर कहता है मेंटल के घनत्व के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। ऊपरी मेंटल सबसे पहले मोह असंबद्धता से 750 किमी तक के आंतरिक भाग को ऊपरी मेंटल कहा जाता है। इसका घनत्व 3 से 3.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब देखते हैं स्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपकी 35 किमी से 750 किमी की गहराई तक निम्न क्रस्ट या ऊपरी मेंटल वाला भाग होता है। जो क्या होता है, जो आपकी जहाँ संवहनी धाराएं गर्म होकर पदार्थों का रूपांतरण करती हैं, जिसमें घनत्व कम हो जाता है तथा भूकंपीय तरंगों का वेग आपका क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है। इस कारण क्या होता है, जब वेग इनका क्षीण हो जाएगा तो ये कमज़ोर हो जाएंगे, जब कमज़ोर हो जाएंगे तो इसीलिए इसको हम लोग दुर्बलता मंडल बोल देते हैं। आगे देखते हैं, सामान्यतः इसी भाग से ज्वालामुखी के विस्फोट के समय निकलने वाले लावा मैग्मा के स्रोत माने जाते हैं। ये लाइन भी महत्वपूर्ण है। फिर कहते हैं निचली मेंटल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। निचली मेंटल क्या है, ये आपकी 750 से 29 किमी गहराई तक के भाग को निचली मेंटल कहा जाता है। ये डाटा आप लोग जरूर याद रखना, 750 से 2900 किमी की गहराई तक के भाग को निचली मेंटल कहा जाता है, जिसका घनत्व आपके 5.5 से 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। आगे देखते हैं, कहता है रेपटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच विभाजक के रूप में असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या है, तो गुटेनबर्ग आप लोग याद रखना, ये आपके निचली मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के बीच असंबद्धता है। फिर कोर या क्रोड के बारे में पूछे तो ये आपकी 2900 किमी से केंद्र तक की गहराई, जिसे बेरी स्फीयर भी कहा जाता है या गुरुम मंडल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपके किस तत्व की प्रधानता होती है, तो याद रखना लोहा तथा निखिल धातु की प्रधानता होती है। आगे कहता है पदार्थ की अवस्था के आधार पर लेह मेन द्वारा इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी, तो सबसे पहले बाहरी कोर आपकी एक आंतरिक कोर होती है। बाहरी कोर को बहुत ही आसानी से समझ लीजिए, इसकी गहराई आपकी 2900 से 51-50 किमी तक होती है। इसकी गहराई आपकी बाहरी कोर की अगर एग्जाम में पूछी जाए तो आप लोग लिखिए एक बार, 2900 किमी से 51,5150 किमी तक होती है। और यह परत अर्ध तरल अवस्था में है। घनत्व आप लोग एक बार लिखकर देख लीजिए, 7.5 से 12.3 तक। फिर कहते हैं आंतरिक कोर को भी समझ लीजिए, ये जहाँ पर समाप्त हुई है बाहरी कोर, वहीं से आप आंतरिक कोर का मान लिख लीजिए 51-50 किमी से आपके 63-71 किमी, यानी 5150 से 6371 किमी तक ये आपकी आंतरिक कोर की गहराई होती है। ये महत्वपूर्ण है। दबाव शून्य होने के कारण ठोस अवस्था में घनत्व आपका 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। फिर कहता है कोर पृथ्वी के कुल आयतन का 31% तथा कुल द्रव्यमान का 16% भाग है। लेह मेन असंबद्धता क्या कहता है, बाहरी कोर तथा आंतरिक कोर को अलग करने वाली असंबद्धता है। कौन, आपकी लेह मेन। ठीक है, अब हम लोग चित्र को बहुत ही आसानी से समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको चित्र समझाएंगे। आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इससे संबंधित। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको चित्र इस तरीके से देख लेना है कैसे बना हुआ है। तो सबसे जो ऊपरी वाली परत है इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और इसके जस्ट आपको ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारी निचली क्रस्ट होती है। तो जो आपकी ऊपरी क्रस्ट होगी वो आपकी 0 से 30, और जो निचली क्रस्ट होगी ये सिर्फ आपकी 30। अब ऊपरी मेंटल आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसको समझते हैं। जो आपकी 200 से 700 किमी के बीच में होगा ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपरी मेंटल। ठीक है, फिर जो आपका 700 से 2900 किमी के बीच में होगा वो आपका निचली मेंटल हो जाएगी। फिर आगे समझते हैं, बाहरी कोर का मतलब ये हो जाएगा आपका जो 2900 से 5150 के बीच में होगी वो आपकी बाहरी कोर यानी आउटर कोर हो जाएगी। अब आंतरिक कोर में क्या होगा, जो आंतरिक कोर होगा वो आपका 5150 से लेकर 6371, जैसा कि अभी हमने आपको अभी डिफिनीशन में उसकी परिभाषा में हमने आपको ये चीज़ बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर कराई है। तो उम्मीद करते हैं आप ये चित्र भी समझ रहे होंगे। तो सबसे नीचे वाले पार्ट को हम लोग आंतरिक कोर बोलते हैं या इनर कोर। फिर इसके जस्ट ऊपर आएंगे तो आपका बाह्य कोर होता है। इसको आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, इसको सीक्वेंस से लगाइए। ठीक है, फिर इसके जस्ट बाद चलिए आंतरिक कोर, फिर बाह्य कोर, उसके जस्ट ऊपर हम लोग आएंगे तो ये आपकी निचली मेंटल हो जाएगी, फिर ऊपरी मेंटल हो जाएगी, और सबसे ऊपर आपका क्रस्ट हो जाएगा। ठीक है,
अब आप लोग इनका घनत्व भी देख लेना। घनत्व हमने आपको परिभाषा में अच्छे से क्लियर कर दिया। ये इनकी गहराई के बारे में बात हो रही है, कितनी किमी गहराई होती है, ये भी हमने आपको बहुत ही अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, उम्मीद करते हैं आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा आज की इस क्लास को देखने के बाद। अब क्या करेंगे आप लोग, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से चाहे आप जिस किताब को उठा लीजिए, जितने भी MCQ पूछे गए हों, अब अगर आपने इस क्लास को बहुत ही अच्छे से ध्यान से एक बार देख लिया है तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। एक दो की बात नहीं बता सकते, बाकी आपके सारे क्वेश्चन पृथ्वी की आंतरिक संरचना से एक एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। उम्मीद करते हैं अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो, क्योंकि एक छोटी सी क्लास के पीछे हमारी बहुत सारी मेहनत होती है, तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर कर देना और अपने इस चैनल को बिना लाइक और सब्सक्राइब किए बिल्कुल ना जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए राधे राधे आप सभी लोगों से।